आप सभी को नमस्ते। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे देश की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत महाविद्यालयों की शिक्षण प्रणाली में क्या-क्या बदलाव किया गया है, ये आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कैसी भी शंकाएं होंगी, तो वो समस्त शंकाएं आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, फिर आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सभी को ये पता होगा कि इस सत्र से अब हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो सेमेस्टर व्यवस्था के अनुसार होगी। अभी तक जैसे वार्षिक पद्धति के अनुसार होती थी, तो वो अब सेमेस्टर प्रणाली में होगी। तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ऐसे बदलाव हैं जो इस सत्र से किए जाने वाले हैं, तो वो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आज की जो जानकारियाँ आपको दी जाएंगी वो प्रश्नोत्तर के रूप में होंगी। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न लिखे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये दिए गए हैं। तो आप सभी इन सभी प्रश्न उत्तरों को ध्यान से सुनिएगा, और ताकि आपके मन में कोई भी प्रकार का डाउट हो तो वो दूर हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पहला सवाल है, प्रदेश में सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन पाठ्यक्रमों में लागू किया गया है? उत्तर है, प्रदेश में सत्र 2024-25 से समस्त विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए एवं बीसीए के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेमेस्टर से क्या तात्पर्य है? आप सभी को पता होगा, सेमेस्टर का तात्पर्य प्रति 6 माह की अध्ययन अध्यापन की अवधि है। किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यचर्या का शैक्षणिक कार्य, जिसको हम टीचिंग लर्निंग भी कहते हैं, एवं उसके मूल्यांकन कार्य संपादन हेतु 6 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है। जहां एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह या 90 दिवस शैक्षणिक कार्य टीचिंग लर्निंग किया जाना सुनिश्चित होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सेमेस्टर प्रणाली का अर्थ क्या होता है। 6 माह की अध्ययन अध्यापन की अवधि होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट से हमारा क्या तात्पर्य है, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्रेडिट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि पॉइंट्स। ठीक है, जैसे आप जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ताकि आप अगले क्लासेस में आसानी से प्रवेश करते जाएं। तो एक बार आप अच्छे से क्रेडिट क्या होता है ये अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे जो उत्तर लिखा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर या पीरियड या कालखंड या घंटा का अध्यापन प्रति सप्ताह, और ये होगा 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग, एक क्रेडिट कहलाता है। इसका अर्थ ये देखो, सरल शब्दों में समझने का हम प्रयास करते हैं। एक हफ्ते में, ठीक है, एक हफ्ते में जो मतलब एक हफ्ते में एक लेक्चर के हिसाब से आपको एक क्रेडिट दिया जाएगा। इसका अर्थ ये कि अगर आप पूरा सेमेस्टर के जो क्लासेस अटेंड करते हैं प्रति सप्ताह, देखो 15 सप्ताह के लिए लिखा है और ऊपर हमने 15 सप्ताह अर्थात 90 दिवस को ही पूरे सेमेस्टर की कार्य अवधि मानी। यहाँ पे देखो लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है 15 सप्ताह अर्थात 90 दिवस। ठीक है, 15 सप्ताह या 90 दिवस को एक सेमेस्टर का पूरा कार्य दिवस के रूप में देखा गया है। और हर सप्ताह का जो आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो हर सप्ताह प्रति सप्ताह आपको एक एक क्रेडिट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि पूरे 15 सप्ताह मिलाकर आपको कितने क्रेडिट मिल गए? 15 क्रेडिट। और प्रोजेक्ट कार्य या फील्ड कार्य या प्रायोगिक कोर्स के लिए दो कालखंड या 2 पीरियड या 2 घंटे का अध्यापन प्रशिक्षण, ये भी 15 सप्ताह के लिए होगा। ये भी 15 सप्ताह के लिए होगा। और अब क्योंकि इसमें प्रत्येक कालखंड या प्रत्येक पीरियड जो कि प्रोजेक्ट कार्य या फील्ड कार्य या प्रायोगिक कार्य का है, तो इसमें हमको हर कालखंड के लिए 2-2 क्रेडिट मिल रहा है। इसका मतलब टोटल देखा जाए तो आपका सेमेस्टर में कुल 30 घंटे का अपने को क्रेडिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई थ्योरी वाली क्लास है, सैद्धांतिक कोर्स है, तो उसका प्रति लेक्चर का 1 क्रेडिट, और अगर कोई प्रैक्टिकल कार्य है तो उसका प्रति लेक्चर का 2 पॉइंट या 2 क्रेडिट हमको मिल रहा है। क्रेडिट मतलब ये है कि आप
आपका वो पॉइंट्स होगा, यानी आपकी वो कमाई होगी, समझ जाइए। यानी कि आप, जैसे हम लोग वार्षिक में क्या है, जो वार्षिक पद्धति से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एक परीक्षा का मतलब पास हो गया तो दूसरी में चले गए, इसमें तो आपको पास होना ही होना है। साथ ही साथ आपके द्वारा क्लासेस अटेंड किए जाने पर, जो आप क्लासेस अटेंड करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह अटेंड करेंगे, फील्ड वर्क अटेंड करेंगे, तो आपको क्रेडिट भी मिलते जाएगा, जिसका फ़ायदा, जिसका उपयोग आपको आगे मिलेगा। आगे के प्रश्नों में इसका उत्तर आपको और अच्छे से समझने को मिलेगा। फिर आगे आता है CBCS से क्या तात्पर्य है। तो CBCS का पूर्ण रूप है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है। आप सभी को ये बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा कि आप एक संकाय का विद्यार्थी होते हुए दूसरे संकाय के विषय को पढ़ सकते हैं। बहुप्रवेश एवं बहुनिकास का अर्थ क्या है, तो ये ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक क्या कहता है। ये वाला प्रश्न जो है बहुप्रवेश एवं बहुनिकास, इसके अंतर्गत ना आप क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है। यानी आप किसी कोर्स में प्रवेश लेने के बाद अगर किसी कारणवश आपको वहाँ से निकलना हो तो आप निकल भी सकते हैं, और फिर से प्रवेश लेना हो तो फिर से भी प्रवेश ले सकते हैं। मगर इतना आपको ध्यान रखना है कि वो स्नातक का जो पाठ्यक्रम है जिसमें आपने प्रवेश लिया है उसको कैसे भी करके आपको 7 साल की अवधि में पूर्ण करना होगा। अगर आप 7 साल की अवधि तक पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो आप पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहुप्रवेश एवं बहुनिकास का अधिकतम 7 वर्ष के अंतर्गत उसको आप लाभ ले सकते हो। यानी कि 7 साल के अंदर आप कितने भी बार प्रवेश ले करके फिर छोड़ करके फिर प्रवेश ले करके आप 7 साल के अंदर मैक्सिमम आप उस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है। फिर छठवां प्रश्न देखिए क्या लिखे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत DSC, DSE, GE, AEC, SEC, VAC का क्या तात्पर्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी डिटेल में ये यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया होगा, आप उसमें मैसेज करेंगे तो ये PDF आपको भेज दिया जाएगा, ताकि जब कभी आपको कुछ जानना हो तो आप इसमें से जान सकते हैं। देखिए DSC जो होता है वो आपके द्वारा जो मेन सब्जेक्ट जो आपका है, यहाँ पे लिखा है किसी विषय या किसी डिसिप्लिन को परिभाषित करने वाला मूल पाठ्यचर्या को DSC कहा जाता है। और इसमें आपको 3 विषय का आपको अध्ययन करना है प्रति सेमेस्टर। तो DSC के अंतर्गत आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे। फिर DSE लिखा है, इसके अंतर्गत आपको आपके द्वारा चयनित आपका जो इच्छित विषय है उसका आपको अध्ययन करना है, और ये काम आपको तृतीय सेमेस्टर से करना है। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आते जाएगा। GE जो है वो जेनरिक इलेक्टिव है, तो ये जेनरिक इलेक्टिव सामान्य ऐच्छिक आपको अपनी इच्छा से किसी दूसरे संकाय का आप मतलब विषय को पढ़ने के लिए चुन सकते हैं। जैसे विज्ञान संकाय का विद्यार्थी है वो कला या वाणिज्य में से कोई भी विषय को चुन सकता है, वैसे ही मतलब कोई भी संकाय का है वाणिज्य वाला कला या विज्ञान में से कोई विषय उठा सकता है। तो ये आपकी अपनी इच्छा अनुसार होगा। और इसमें एक नीचे में लास्ट की 2 लाइनों में लिखा है, यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा GE का चयन किया जाना अनिवार्य है, तथापि तृतीय सेमेस्टर से GE का चयन करना या नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो AEC क्या है। AEC जो है वो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, योग्यता अभिवृद्धि पाठ्यचर्या, सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाले कोर्स को AEC कहा जाता है। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा और एडवांस मिला करके, यानी कि वृद्धि करके उसमें आपकी योग्यता को प्रदर्शित करने वाले कोर्स को, यानी कि योग्यता तो रहेगी स्नातक की, उसमें क्वालिटी वाला कोर्स मिल जाएगा और जिससे आपकी योग्यता भी बढ़ेगी, तो उसी कोर्स को AEC कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ एक्स्ट्रा जो कोर्सेज रहेंगे, जैसे विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के कोर्सेज वगैरह रहेंगे, तो अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषा सम्मिलित है। यानी कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स आपके लिए रहेगा, तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, कौशल अभिवृद्धि पाठ्यचर्या, उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाले कोर्स को SEC कहा जाता है। और इसमें भी द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।
जो आपके महाविद्यालय में जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर वैल्यू एडेड या एडिशन कोर्स इसको हम बोलते हैं, इसका अध्ययन भी आप प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है? ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको ध्यान से देखना है। देखिए, अभी तक तो जो स्नातक का था वो 3 साल का कोर्स होता था, है ना भाई? मतलब अगर हम ऑनर्स की बात न करें तब, तो अभी तक 3 साल का कोर्स होता था। लेकिन अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा, 3 साल और 4 साल दोनों का प्रावधान है। तो कब 3 साल और कब 4 साल होगा? देखो, आप अगर चाहें तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये बिल्कुल विद्यार्थी की इच्छा पर आधारित होगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो 3 वर्ष की निर्धारित कोर्स करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर सकता है और पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है। यानी कि अगर आप 3 साल तक पढ़ते हैं तो वो आपको डिग्री मिल जाएगी, जो भी आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं ना उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर 3 साल बाद अगर हमको डिग्री मिल जा रही है तो फिर चौथे साल की ज़रूरत क्या है? तो देखो, सबसे पहली बात तो चौथे साल को पढ़ने की कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, आपकी इच्छा है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चौथा साल वाला कोर्स, मतलब उस कोर्स का जो चौथा साल है वो अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो यानी कि 7वां और 8वां सेमेस्टर जिस भी संकाय में आपने प्रवेश लिया है, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे बीएससी हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीसीए हो, जो भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं, अगर आपने 3 साल पूरा करने के बाद चौथे साल में भी अगर आपकी इच्छा है उसको करने की, यानी कि 7वें और 8वें सेमेस्टर में भी आप उसको आगे बढ़ा करके पढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए आप लिखा है यहाँ पे, हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन ऑनर्स अथवा ऑनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। मतलब आप चौथे साल में भी इसको बढ़ा करके कर सकते हैं। 3 साल के बाद विद्यार्थी को प्राप्त अंक का यदि 75% या उससे अधिक है, ठीक है, 75% या उससे अधिक है, तो आप ऑनर्स विथ, मतलब ऑनर्स विथ रिसर्च या ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। अब 75% वाली क्या बात है यहाँ पे? इसमें यह है कि अगर आप 75% से कम है ना तो आपको केवल ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा, ठीक है। अगर आप 75% से कम है तो वह केवल ऑनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा। अगर 75% से ज़्यादा है आपका, तो फिर वो आप चाहे तो ऑनर्स पाठ्यक्रम में ले सकते हैं या ऑनर्स विथ रिसर्च में भी आप ले सकते हैं, अगर 75% से ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, आप सभी को ये जानना जरूरी है। अगर आप 4 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स मिलेगा या ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनना चाह रहे हैं। लेकिन ऑनर्स विथ रिसर्च आप तब चुन पाएंगे जब आपका 75% से ऊपर होगा। मतलब 75% से ऊपर में आप ऑनर्स विथ रिसर्च चुन सकते हैं। अगर आप 75% से ऊपर होने के बाद भी ऑनर्स पाठ्यक्रम, बस मतलब विथ रिसर्च नहीं बल्कि बिना रिसर्च के अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट, तो उसमें आपको मतलब ऑनर्स पाठ्यक्रम का आपको मतलब डिग्री मिलेगा। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न क्या कहते हैं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न। तो इसमें लिखा है कि क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर देखो 3 या 4 साल का कोर्स है ये, अगर मान लो कोई साल भर करने के बाद किसी कारणवश उसको छोड़ना पड़ रहा है या 2 साल करने के बाद उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो भैया वो इतना पढ़ा है तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। अभी क्या है, जैसे अपन मान लो बीएससी कर रहे हैं और पहला या दूसरा साल में मान लो छूट गया, आगे नहीं पढ़ पा रहे, तो वो उसका कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जैसे स्नातक अभी 3 वर्ष का है तो पूरा 3 वर्ष करने पर ही हमको बीएससी की डिग्री मिलती है या बीए या बीकॉम की डिग्री मिलती है, जो भी अपन कर रहे हैं। और 1-2 साल करने के बाद छोड़ दिए तो कुछ नहीं, सब गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित है, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं। परंतु यदि कोई विद्यार्थी 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तथा परिस्थितिवश किसी कारण, या तो आर्थिक या तो पारिवारिक या फिर अन्य किसी कारण से पाठ्यक्रम को 1 वर्ष मतलब 2 सेमेस्टर के पश्चात छोड़ना चाहता है, तो उस स्थिति में उसको दोनों सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित करते हुए
देखो अब यहाँ क्रेडिट का कंसेप्ट आ गया ना, हमने आपको बताया था कि आपको क्रेडिट जो है वो अर्जित करना है। ये अर्जित आप कैसे कर सकेंगे? सारी क्लासेस अटेंड करके, बाकायदा आपको पूरा आंतरिक मूल्यांकन वाला जो यानी कि परीक्षा होगी, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, वो आपको अटेंड करना है। पूरा अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपके क्रेडिट्स बढ़ते जाएं। तो 40 क्रेडिट आपको अर्जित करना है, साथ ही साथ प्लस 4 क्रेडिट और अर्जित करना है। ये चार क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा? वोकेशनल या कौशल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। तो 40 और 4 मिला के 44 क्रेडिट अर्जित करने पर आपको सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। अच्छा, यदि आप उस कोर्स को मान लो 2 साल करने के बाद छोड़ना चाह रहे हैं, तो 2 साल के यानी कि चारों सेमेस्टर मिला के आपको 80 क्रेडिट अर्जित करते हुए फिर 4 एक्स्ट्रा क्यों? वोकेशनल या कौशल कार्य किसी मान्यता प्राप्त या ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपको अर्जित करना होगा। अब टोटल कितने क्रेडिट हो गए? 84। 2 साल पूरा होने के बाद अगर आप 84 क्रेडिट पूरा कर रहे हैं तो आपको फिर डिग्री की मतलब सॉरी हाँ, डिप्लोमा की आपको उपाधि यहाँ पे मिल जाएगी। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, केवल 1 साल अगर करके छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट, और अगर आप 2 साल करके छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, और 3 साल करके छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, और अगर आप 4 साल पूरा करते हैं तो उस डिग्री के साथ साथ एक अच्छा शब्द जुड़ जाएगा, ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च। देखिए ऑनर्स, कई विद्यार्थियों के मन में ये डाउट रहता है कि सर 3 साल और 4 साल हम लोग अगर 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो ऑनर्स मतलब क्या है? देखो सीधी सी बात है कि अगर आप 3 साल पढ़ रहे हैं और उसी कोर्स को 1 साल बढ़ा करके 4 साल पढ़ रहे हैं, मतलब क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हुई। वो उस बंदे ने, मालूम कोई बंदा अगर 4 साल पढ़ता है तो समझो उसने ज़्यादा क्वालिटी से पढ़ा है। तो इसलिए ऑनर्स डिग्री की जो क्वालिटी है वो बिना ऑनर्स वाली डिग्री की क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। यानी उसको हम प्राथमिकता देंगे, किसको? ऑनर्स डिग्री वाले को। तो इसलिए आप लोग अच्छे से विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो भी आगे पढ़ेंगे बढ़िया अच्छे से पढ़िएगा। फिर 9वां प्रश्न ये लिखा है कि क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक विषय के डीएससी का चयन किया जा सकता है? तो ध्यान से सुनिए, डीएससी इसका मतलब ये जो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं तो होते हैं ना, सिर्फ वही है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखा भी है, देखो किसी एक ही संकाय के 3 विषय का आपको चयन करना है, अलग अलग संकाय के डिसिप्लिन का आप चयन नहीं कर सकते, इसका प्रावधान नहीं है, क्योंकि डीएससी का मतलब मेन सब्जेक्ट्स होता है। फिर क्या लिखा है, क्या विद्यार्थी जीई में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय का चयन कर सकता है? यस, जीई मतलब जेनरिक इलेक्टिव, यानी कि आप बिल्कुल आप किसी दूसरे संकाय का जीई चयन कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्स मतलब वो संकाय का वो जो विषय है वो आपके महाविद्यालय में संचालित होना चाहिए, यानी कि जो आपके महाविद्यालय में संचालित है आप उसमें से आप वो विषय चुन सकते हैं। उसके बाद देखिए, क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषयों का अध्ययन अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है? तो इसमें ये उत्तर लिखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विषयों का अध्ययन आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो आपके द्वारा प्रवेश दिए गए महाविद्यालय में उपलब्ध है। फिर अगला प्रश्न है, स्वयं एवं MOOC ये क्या है? तो ये देखो, स्वयं का अर्थ स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। भारत सरकार का एक पोर्टल है जो कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला एक निःशुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। उसके बाद मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक विशाल मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। आप जरूर इसको सर्च करके देखिए, निःशुल्क पाठ्यक्रम है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इसका प्रमाण पत्र भी आपको मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13वां प्रश्न क्या लिखा है, क्या पूर्व की तरह संपूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित है? तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन पर 30 अंक, देख लीजिए भैया, हर सेमेस्टर में आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा जिस पर 30 अंक आधारित है, और सेमेस्टर परीक्षा जो आपकी एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, यानी कि 6 महीने वाला जो आपका एग्जाम होगा, उस सेमेस्टर एग्जाम में आपको 70% अंक, यानी 30 और 100, आंतरिक मूल्यांकन में 30 और सेमेस्टर एग्जाम में 70, टोटल मिला के 100 हो गया। ये 100 में से टोटल मिला के आपको एटलीस्ट 40 नंबर पाने हैं, तब आप उत्तीर्ण कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है? अवश्य अवश्य। सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अतः सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होने वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि जनरली ये होता है कि जैसे हमारे कॉलेजेस में अर्धवार्षिक परीक्षा होती है तो अनेक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनको फिर से दिलाना पड़ता है, क्योंकि कईयों के मन में ये सोच रहती है कि अर्धवार्षिक परीक्षा अगर अपन नहीं भी दिलाते हैं तो वार्षिक परीक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया अब वो सोच को आप हटा दीजिए अपने माइंड से, क्योंकि देखो उनका फर्क पड़ता है, उनका नंबर जुड़ता है, और अगर उनका नंबर नहीं भी जुड़ता है तो आपको क्यों फिर दोबारा बुलाते परीक्षा दिलवाने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। अब आप कहेंगे सर अर्धवार्षिक परीक्षा का नंबर किस तरह वार्षिक में जुड़ता है, ये तो हमने नहीं समझा था। एक्चुअली अर्धवार्षिक परीक्षा के मार्क्स आपके क्लासेस में आपके परफॉर्मेंस, आपके यूनिट टेस्ट, ये सब के मार्क्स के द्वारा ही तो आपका इंटरनल एग्जाम जो आपकी यूनिट टेस्ट ली जाती है, पूरे साल भर का जो परफॉर्मेंस होता है उसी के हिसाब से तो आपके इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, और इंटरनल मार्क्स में जो फेल होता है फिर उसका तो रिजल्ट रुक जाता है, आप सभी को पता होगा। तो इसलिए आपको ये आंतरिक मूल्यांकन वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, वो परीक्षा आपको सम्मिलित करनी ही है। और आपको नहीं उत्तीर्ण मतलब ओवरऑल उत्तीर्ण होने के लिए 40 नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओवरऑल उत्तीर्ण होने के लिए 40 नंबर, यानी आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर और एंड सेमेस्टर एग्जाम आपका 70 नंबर, 70%। तो 70 प्लस 30 100 में से टोटल आपको 40 पाने हैं, ठीक है, तो 100 में से आपको 40 पाने होंगे। अब देखिए अगला 15वां क्वेश्चन लिखा है सतत आंतरिक मूल्यांकन में कितने आंतरिक परीक्षाएं होंगी और क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंक के साथ जुड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स के सतत आंतरिक मूल्यांकन अंतर्गत 2 टेस्ट क्विज परीक्षा एवं 1 असाइनमेंट होगी। 2 टेस्ट या क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक एवं असाइनमेंट में प्राप्त अंक का योग सेमेस्टर एग्जाम के अंकों के साथ जोड़ा जाता है। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है ये, इसको आप जरा भी हल्के में न ले, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उदाहरण 100 अंक का जैसे कोई कोर्स है तो 30 अंक तो आपका आंतरिक मूल्यांकन के लिए हो गया, ठीक है। अब 20-20 अंक का 2 टेस्ट होगा या क्विज परीक्षा होगी और 10 अंक का असाइनमेंट होगा। यदि प्रथम टेस्ट या क्विज परीक्षा में 12 अंक, द्वितीय टेस्ट या क्विज परीक्षा में 17 अंक तथा असाइनमेंट में 8 अंक प्राप्त होता है तो टोटल 25 अंक आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम में जोड़ा जाएगा, प्राप्तांक में उसको जोड़ेंगे। अब देखेंगे अपन 16वां क्वेश्चन। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 4 ही 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। तो भैया देखिए विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले तो सकता है, लेकिन उसे सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना पड़ेगा। जो आपका मूल्यांकन परीक्षा होगा उसमें आपको सम्मिलित होना है, तथा अंत सेमेस्टर परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म जमा कर, हाँ अंत सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, परंतु उसे सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। फॉर्म ऑनलाइन नहीं, मतलब जैसे भी जो भी विधि से फॉर्म जमा किया जाएगा आपको उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से आपको फॉर्म जमा करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो भी जिस भी तरीके से जमा किया जाएगा वैसे ही आपको भी जमा करना है, और प्रवेश पत्र प्राप्त करना आपको अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप कतिपय कारणवश विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशतः या पूर्णतः उपस्थित नहीं होता है अथवा पूर्णतः उपस्थित होकर अंशतः या पूर्णतः क्रेडिट अर्जित करते हैं तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है। क्या विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है? नहीं, विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% अर्जित करना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट 40 में से न्यूनतम 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। तो आप सभी को क्रेडिट का मतलब और लाभ अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
18वां प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 2024-25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी? तो इसका उत्तर है नहीं। अभी फिलहाल इसका जो संचालन है, इसका जो लागू किया गया है, वो केवल स्नातक तक के कक्षाओं में किया गया है। आगामी सत्रों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जाएगी। 19वां प्रश्न, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधान स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे? तो देखिए भाई, सभी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए खास बात है। उत्तर पढ़ रहा हूं मैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू होगा, यानी कि कुछ चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस है, चलिए आगे देखते हैं। स्वाध्यायी विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेंगे, यानी कि आपको स्वतंत्र रूप से ही पढ़ना है, परंतु प्रारंभ में ही पंजीयन या नामांकन कराना होगा। ये भैया, ये देखिए, एक खास बात है। आपको अपनी इच्छा से चुने हुए, यानी कि आपको पहले अपने मन से कोई एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पे आपको पंजीयन या नामांकन कराना है, और फिर उसी कॉलेज में आपका सतत आंतरिक मूल्यांकन भी होगा। देखिए ध्यान से, उसी कॉलेज में आपका सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा, आपको एग्जाम देना, मतलब सब कुछ वैसा ही होगा, बस आप प्राइवेट की तरह काम करेंगे, यानी कि जब जब जो परीक्षा होगी तब तब वो आप दिलाएंगे। शुरुआत में आपको पंजीयन नामांकन भी कराएंगे। पूरा लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न 20वां, क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा? उल्लेखित है कि विगत सत्र तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों को स्वैच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन, मतलब अभी तक आप क्या करते रहे हैं, जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स है वो केवल मतलब जहाँ से परीक्षा फॉर्म भरते हैं वहाँ जाके वो परीक्षा दिलाते रहे, एडमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। स्वाध्यायी विद्यार्थियों को स्वैच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता रहा है। वर्तमान प्रावधानानुसार 17 में माह अगस्त सितंबर स्वाध्यायी विद्यार्थियों को स्वैच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा, यानी आपको एक पंजीयन या नामांकन कराना होगा। उसके बाद आपका विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना अनुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत भरा जाएगा। यानी आपको इस साल से, यानी कि अब से परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, पंजीयन या नामांकन कराना पड़ेगा। प्रश्न 21वां और आखिरी प्रश्न है, क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों का भी सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा? अवश्य होगा, जरूर होगा। लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी सतत आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप या कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा से संबंधित समस्त हितग्राहियों से अपील है कि इतने संबंधित, आप नीचे देखो, नीचे नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप वहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत सारे बातों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको स्कूल एवं कॉलेजेस की बहुत सारी जानकारियाँ, सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, साथ ही साथ खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CGPSC, CG व्यापम के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके आपको मैथ्स के, रीजनिंग के वीडियोस देखने को मिलेंगे। कंपटीशन मैथ्स प्लेलिस्ट बनी है, उसमें 350 से भी अधिक वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। तो चैनल पर एक बार आप जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको सबसे खास बात, इतने सारे प्रश्नों में जिसमें आपको सबसे अधिक डाउट था या जिस पर आपको जानकारी चाहिए थी, वो कौन सा प्रश्न है, किसके बारे में आपको जानकारी मिली, आपको अच्छा लगा सुनकर, जानकर, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हो सकता है इस पूरे विवरण में, इस पूरे समझाने के कार्य में मुझसे कुछ छूट गया हो या त्रुटि हो गई हो, तो वो भी ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको और इम्प्रूव करके आपके सामने और ही ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो कि काफ़ी लाभदायक और काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, वो जानकारियाँ आपके समक्ष हम ऐसे ही प्रस्तुत करते रहें। तो कमेंट अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें वीडियोस को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।